हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेक्चर नंबर 5 हम आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस सर्विस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में इंश्योरेंस की मीनिंग के बारे में देख लिया एंड उसके कुछ हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए। जो टर्म्स अगर हमें पता हो तो हमें इंश्योरेंस समझना बहुत इजी हो जाता है, और ये टर्म्स आपको याद भी रखने हैं बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे हमें आज कंटिन्यू करना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस चलता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सारे ही प्रिंसिपल्स डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, सबका मीनिंग अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फेथ का मतलब हो जाना कि होता है कि विश्वास रखना किसी पे, बराबर, ट्रस्ट होना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, इंश्योर्ड क्या करेगा, इंश्योरर को, मतलब कि पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, सामने वाली कंपनी को जब भी वो पॉलिसी ले रहा है तो उसके पहले सारी ही डिटेल्स वो देता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड। सब्जेक्ट मैटर हमें पता है जिस चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं वो। ठीक है, गुड्स के लिए ले रहे हैं तो गुड्स हो जाएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, लाइफ के लिए ले रहे हैं तो लाइफ हो जाएगा। तो पॉलिसी होल्डर ने क्या करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो अच्छे से देनी चाहिए एंड दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी को, एंड कंपनी ने भी अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पॉलिसी होल्डर को, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये हो जाता है सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, बोथ द पार्टीज must have utmost good faith towards each other. The insurer and insured must disclose all material facts clearly, completely and correctly. देखिए, दोनों ही पार्टीज ने आमने सामने, कौन कौन सी है, इंश्योरर है एंड इंश्योर्ड है, दोनों जन ने क्या करना है, आमने सामने सारी ही इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। ज़रा भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देखिए, सारी ही इंफॉर्मेशन, ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो सारे मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली बताने चाहिए एक दूसरे को। Now, the insured must provide complete, clear and correct information of the subject matter of insurance to the insurer. अब यहाँ पे इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर ने क्या करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली देनी चाहिए। किस चीज़ के रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर की इंफॉर्मेशन देगा वो। लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है तो लाइफ के लिए सारी ही डिटेल बता देगा। कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसे कोई बीमारी है या नहीं है, या और सारी जो उसकी एज क्या है, या बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन उसने करेक्टली देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, यानी इंश्योरर को। Similarly, the insurer must provide relevant information regarding terms and condition of contract. अब इंश्योरर ने भी, इंश्योरर मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी, उसने भी सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली डिस्क्लोज करने चाहिए। Now, the failure to provide complete, correct and clear information may lead to non-settlement of claim. देखिए, गलत इंफॉर्मेशन दी है या इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दी है, ठीक से नहीं दी है, तो क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ क्लेम बराबर से नहीं होगा, नॉन सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली इफेक्ट यही आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. Now, after his death, insurance company comes to know about this fact. As Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy,
इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू गिव कॉम्पेंसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। देखिए मिस्टर शांतनु ने क्या किया, जब वो पॉलिसी ले रहे थे उनके लाइफ के लिए, तभी क्या हुआ, उन्हें उनकी हार्ट सर्जरी के बारे में उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। और जब वो मर गए तभी कंपनी को पता चल गया उनकी कुछ सर्जरी हुई थी। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जो पॉलिसी होल्डर है उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। इसके लिए अब क्या होगा, जो इंश्योरर है, जिसने, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने मना कर दिया कि वो सेटलमेंट नहीं करेगा क्लेम का, वो पैसे उनके नॉमिनीज़ को नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अटमॉस्ट गुड फेथ हमने पढ़ लिया। दोनों ही पार्टी ने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली क्लियरली देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्लेम का नॉन सेटलमेंट हो जाएगा। ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, जो सारी ही पॉलिसीज़ में एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन हो, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, हम जो भी पढ़ेंगे सब में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलिए, अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है। जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस ले रहा है किस चीज़ के लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए ले रहा है, लाइफ के लिए ले रहा है, या प्रॉपर्टी के लिए ले रहा है, या गुड्स के लिए ले रहा है, या तो फिर बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, तो ये जिस भी चीज़ के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है वो हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योर्ड को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए ना। व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये होगा कि वो सब्जेक्ट मैटर को कुछ नुकसान हो जाए तो इंश्योर्ड का फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर, हम बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग में फायर हो गई, बिल्डिंग को डैमेज हो गया, तो वो सब्जेक्ट मैटर था बिल्डिंग, उसको प्रॉब्लम, डैमेज हो गया, उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होगा बिजनेसमैन का। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिजनेसमैन को बिल्डिंग के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर बिल्डिंग डैमेज होती है तो बिजनेसमैन का फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो ये उसका सेकंड, इंश्योरेंस का सेकंड प्रिंसिपल हो जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। सॉरी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। देखिए, ये उसका मेन मीनिंग हो जाएगा। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो लोअर लेवल पे है और उसका मतलब उसके चले जाने से, उसके जॉब छोड़ के जाने से, या कोई भी कुछ भी चीज़ हो उसकी वजह से बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है, तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बिजनेसमैन का नहीं कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नाउ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये भी सारे ही कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, कोई भी हो। इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर पुट्स द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब कहा जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर होने की वजह से, जैसे कि हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, तो वो बिल्डिंग होने की वजह से जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका फ़ायदा है, अगर वो चीज़ नहीं रही तो उसका नुकसान हो जाएगा, दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर पुट्स हिम इनटू फाइनेंशियल लॉस। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। येस, ऑफकोर्स, कोई भी पर्सन उसकी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है या प्रॉपर्टी के लिए ले रहा है, तो उसके मतलब क्या होगा कि उसके अंदर उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नाउ सेकेंड वन इज अ बिजनेसमैन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन गुड्स ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ऑफकोर्स बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, जिस गुड्स में वो डील कर रहा है उसके अंदर होगा, एंड जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो काम कर रहा है, उसके बिल्डिंग है, उसका वेयर हाउस है, उसकी मशीनरी है, फर्नीचर है, वो सारी ही चीज़ें के अंदर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन लाइफ इंश्योरेंस
द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू लाइफ इंश्योर्ड. Now, insurable interest must exist at the time of taking life insurance policy. Life insurance policy में पर्सन की जो लाइफ है वो ही हो जाएगी सब्जेक्ट मैटर, और उसके अंदर ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उस पर्सन का. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रिंसिपल जो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को एप्लीकेबल है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अब हम थर्ड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. चलिए, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? गारंटी देना किसी को या किसी को अश्योरेंस देना. अब हम किसी को गारंटी देंगे उसका मतलब क्या कि चलो तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया तो हम गारंटी देते हैं कि चलो हम तो उसे रिकवर करके दे देंगे, उस लॉस को हम रिकवर करके दे देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. अब जब भी इंश्योर्ड है वो पॉलिसी लेता है इंश्योरर के पास से, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंश्योरर क्या करता है, गारंटी देता है या एश्योरेंस देता है इंश्योर्ड को. मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, गारंटी देती है पॉलिसी होल्डर को कि आपका जो भी लॉस होगा उसे हम रिकवर करके दे देंगे, उसे हम कॉम्पेंसेट करके दे देंगे. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. लेकिन अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है. बाकी सब में एप्लीकेबल होगा, फायर में होगा, मरीन में होगा, बस यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रिंसिपल. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन केस ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी क्या होता है, हमें उसकी वैल्यू पता होती है कि मान लो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी था या 50 लाख की प्रॉपर्टी ही थी, हम वैल्यू कर सकते हैं और हम उसे कॉम्पेंसेट करके दे सकते हैं. लेकिन इंसान की लाइफ को हम कभी वैल्यू नहीं कर सकते. ठीक है, उसको हम पैसों में नहीं गिन सकते, वो इंसान की लाइफ बहुत कीमती होती है. इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जहाँ पे हम गारंटी देते हैं किसी को, तो वो प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. चलिए पढ़ते हैं. इंडेमनिटी मीन्स अ गारंटी और अश्योरेंस to put the insured in the same financial position in which he was immediately prior to the happening of the uncertain event. देखिए क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. मतलब इंश्योरेंस कंपनी कुछ गारंटी दे रही है पॉलिसी होल्डर को कि जो भी इवेंट हुआ जिसकी वजह से लॉस हुआ, उसके पहले आप जो भी कंडीशन में थे उस कंडीशन में हम आपको ला के दे देंगे. Now this principle is applicable to fire, marine and general insurance. It is not applicable to life insurance. देखिए लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है, as loss of life can never be measured in monetary terms. कोई इंसान मर गया तो उसकी वजह से उसके कारण क्या कितना लॉस होगा उसे हम कभी भी पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते हैं. Now in case of death of insured, actual sum is assured is paid to the nominee of the assured. लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जिस भी अमाउंट का पॉलिसी लिया गया था, पर्सन की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनीज को मिल जाता है. जबकि अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, जितना लॉस हुआ है उतना रिकवर करके दिया जाएगा. नाउ अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर एग्रीज टू कॉम्पेंसेट टू इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड. The amount of actual compensation is limited to the amount assured or the loss whichever is less. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, जो भी एक्चुअल लॉस है वो रिकवर करके हम देने वाले हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअल लॉस पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा है तो पॉलिसी अमाउंट ही रिकवर करके दिया जाएगा, और एक्चुअल लॉस पॉलिसी अमाउंट से कम है तो एक्चुअल लॉस रिकवर करके दिया जाएगा. मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, एक्चुअल लॉस हो गया 15 लाख, लेकिन पॉलिसी तो 10 लाख की थी हमने, तो रिकवर कितना होके मिलेगा, 10 लाख ही मिलेगा. ठीक है, और पॉलिसी 10 लाख की है, एक्चुअल लॉस हो रहा है 8 लाख, तो एक्चुअल लॉस 8 लाख ही रिकवर करके मिलेगा. उस टाइम पे पॉलिसी अमाउंट 10 लाख नहीं रिकवर करके मिलेगा. तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 2 lakhs and if the loss by fire is 1 lakh, then the insured
कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन ऑफ 1 लाख ओनली। देखिए 2 लाख की प्रॉपर्टी थी और क्या हुआ, लॉस बाय 2 लाख की पॉलिसी थी एंड लॉस हुआ कितना, 1 लाख। तो रिकवर करके कॉम्पेंसेट करके कितना मिलेगा, 1 लाख ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हमने देखा थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। चलिए ना, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अभी मान लो किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया गया है, ठीक है, मान लो कोई व्हीकल है, कोई कार है जिसका इंश्योरेंस लिया गया है। अब एक्सीडेंट हो गया, कार डैमेज हो गई, लॉस हो गया एक्चुअल में। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करने वाली है, उस लॉस को रिकवर करके देगी। ठीक है, अब उसने उस कार को लॉस को रिकवर करके दे दिया। अब उस एक्सीडेंट के बाद वो कार का जो भी हम बोलेंगे जो भी मटेरियल बचा हुआ है या फिर कार की जो भी वैल्यू है वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। फिर उस कार पे पॉलिसी होल्डर का कोई हक नहीं रहेगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नाउ दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखिए अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सारे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो हमने आगे पढ़ा। अब इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं था, इसका मतलब सबरोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी passes on to the insurer। जैसे हमने देखा कि कार डैमेज हो गई, उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पेंसेट करके दे दिया, तो अब वो कार की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, पॉलिसी होल्डर का उसके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज़ एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। अब ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल कब होगा, उस प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू अगर आफ्टर एक्सीडेंट बच गई है, तो कोई वैल्यू बची ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, तो फिर ये प्रिंसिपल वहाँ पे आने ही नहीं वाला है। लेकिन अगर कुछ वैल्यू बच गई है तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा एंड फिर वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब उसका हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल Mr. A owns a two-wheeler. The vehicle was stolen and subsequently Mr. A filed a complaint in local police station. क्या हुआ, मिस्टर ए का टू व्हीलर है जो चोरी हो गया। अब उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में। अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, द इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेटेड फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए को कॉम्पेंसेट कर दिया टू व्हीलर के लिए। Later on, the stolen vehicle was recovered by the police. अब वो जो टू व्हीलर था वो पुलिस ने ढूंढ लिया, मिल गया उसको। In this situation, the owner of vehicle does not have any claim over the vehicle as he has already subrogated. ठीक है, अब यहाँ पे उस पर्सन का, पॉलिसी होल्डर का उस टू व्हीलर पे कोई हक नहीं रहेगा, उसकी ओनरशिप चली जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास। चलिए, मतलब in this situation, the owner of vehicle does not have any claim over the vehicle as he has already subrogated, that is transferred the ownership rights of the vehicle to the insurer. The insurer gets every right to sell or scrap the said vehicle. अब वो व्हीकल जिसकी ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अभी पूरा राइट है कि उसे व्हीकल सेल करना हो तो वो सेल कर दे या उसे जो भी करना हो वो करे। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नाउ नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। चलिए, अब कंट्रीब्यूशन का मतलब हमें पता है क्या होता है। कंट्रीब्यूशन, सब लोग अपना अपना शेयर देते हैं। ठीक है, हमने कोई पार्टी किया है फ्रेंड्स लोगों ने मिलके, तो क्या होगा, सब लोग अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो एक पर्सन है
या कोई बिजनेसमैन है, क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, बिल्डिंग हो या गुड्स हो या व्हाटएवर प्रॉपर्टी हो, जिसके भी लिए वो, बड़ा मशीनरी हो, जिस भी चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, कि बहुत हाई वैल्यू का है, तो वो क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास से वो पॉलिसी ले सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लॉस प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो क्या होगा, जितनों के पास से उसने पॉलिसी लिया है वो सारे ही लोग कंट्रीब्यूशन में लॉस को रिकवर करेंगे। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई एक कंपनी लॉस रिकवर दे देगी, रिकवर करके देगी कॉम्पेंसेट करके, एंड बाकी की कंपनीज क्या करेगी, उस कंपनी को पैसे पे कर देगी। मान लो XYZ कंपनी है, उसने 3 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है प्रॉपर्टी के लिए, A से लिया, B से लिया, C से लिया, पॉलिसी लिया हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, लॉस हो गया तो तीनों ही कंपनीज कंट्रीब्यूट करके पैसे देगी, कॉम्पेंसेट करेगी। या तो फिर B ने कॉम्पेंसेट कर दिया तो बाकी की जो 2 कंपनीज है, A है एंड C है, वो दोनों B को पैसे दे देगी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। वापस से वही आ गया कि ये भी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। मतलब इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल LIC को एप्लीकेबल नहीं था, तो सेम वे ये भी LIC को एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वेयर इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। एक ही रिस्क या एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसी लिया हुआ है, वहाँ पे आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नाउ अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल द इंश्योरर्स। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया, ऐसा नहीं है कि 3 लोगों से पॉलिसी लिया हुआ है और लॉस मान लो 1 लाख हो गया तो तीनों कंपनी से 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलेंगे, वैसे नहीं होगा। 1 लाख एक्चुअल में लॉस हुआ है तो तीनों मिलके 1 लाख का ही कंट्रीब्यूशन, 1 लाख का ही कॉम्पेंसेट वो लोग करके दे देंगे। मतलब जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही रिकवर होके मिलेगा। नाउ इफ वन इंश्योरर पेज फुल कॉम्पेंसेशन then that insurer can claim proportionate amount from other insurers from whom insured has taken policy। अगर एक ही इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम कॉम्पेंसेट करके दे रही है तो वो बाकी की इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग सकती है जिसके पास से इंश्योर्ड ने पॉलिसी लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल Mr. Saili insures her property of rupees 2,50,000 with 2 insurers, बराबर, with T insurance company for 1 lakh, that is 2/5 of the property value, and R insurance company for rupees 1,50,000, that is 3/5 of the property value। देखिए 2,50,000 की प्रॉपर्टी थी, अब उसने क्या किया, एक के पास से 1 लाख का पॉलिसी लिया टी कंपनी के पास से, और आर के पास से उसने लिया कितना, 1,50,000 का उसने पॉलिसी लिया। मतलब ये 2/5 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ये 3/5 करेगा। नाउ इफ मिस साइलीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ रुपीज 1,20,000, अभी 1,20,000 का लॉस हुआ, देन बोथ इंश्योरेंस कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूट टोवर्ड्स एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, 1,20,000 का हुआ है, बराबर, पूरी प्रॉपर्टी नहीं गई है, तो दैट इज 1,20,000, 1,20,000 ही कॉम्पेंसेट करके मिलने वाला है। दस कंपनी टी विल पे 48,000, उसका 2/5 शेयर था तो वो उतना ही देगी, एंड कंपनी आर विल रीपे 72,000, दैट इज 3/5 ऑफ द लॉस। ठीक है, दोनों ही कंपनीज क्या करेगी, जो एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही कॉम्पेंसेट करके देगी, लेकिन उनका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंगली, इसका 2/5 था टी का तो उसने उतना दिया, एंड आर का 3/5 था तो उसने उतना पार्ट दे दिया।
ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। चलिए, अब ये मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या होता है? मिटिगेट करना मतलब कम करना कुछ, ठीक है। एक्चुअल में जब लॉस हो रहा है, वो इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से लॉस होने वाला है, तो इंश्योर्ड हमेशा क्या ट्राई करेगा? उस लॉस को कम करने की ट्राई करेगा, ठीक है। मान लो बिल्डिंग में फायर हो गई है, तो बिजनेसमैन बैठ नहीं जाएगा कि ठीक है ना, हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ना, तो हमें तो पैसे मिलने वाले हैं, जाने दो, फायर हो रही है तो होने दो। वैसे नहीं, वो पूरी ट्राई करेगा उस फायर को कम करने की एंड उस लॉस को मिनिमाइज करने की। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नाउ इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। हमेशा ही इंश्योर्ड क्या करेगा? ट्राई करते रहेगा लॉस को मिनिमाइज करने की। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स and necessary steps to control and reduce losses. Now, hence it is the responsibility of insured to protect the property and avoid loss. Of course, insured की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो हमेशा वो ट्राई करता रहे कि लॉस कम हो वहाँ पे। Now in this case, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, House of Mr. Jayant is on fire due to electric shock circuit. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive and must try his best to save his house from the fire. Mr. Jayant must be active and cannot watch his house burn just because house is insured. देखिए, घर में आग लग गई है तो वो बैठा नहीं रहेगा कि ठीक है ना, मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ना, वैसे करके वो बैठा नहीं रहेगा। पूरी ट्राई करेगा कि उसके घर को वो बचा सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। चलिए, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब ये होगा कि अगर अनसर्टन इवेंट हो गया, लॉस हो गया एक्चुअल में, अब वो लॉस हुआ है मोर देन वन रीज़न से, कोई लॉस हुआ, उसके रीज़न एक से ज़्यादा है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? फाइंड आउट करेगी नियरेस्ट रीज़न उस लॉस का, और वो रीज़न अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो रहा है तो ही क्या होगा, इंश्योर्ड को कॉम्पेंसेट करके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके ज़रिए हम समझेंगे कि क्या होता है वो। Principle of causa proxima. Principle of causa proxima means when a loss is caused by more than one causes, मतलब more than one reasons, then proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. The property is insured against the some causes and not against all causes. In such a case, the proximate cause of loss is to be found. एक से ज़्यादा रीज़न से लॉस हो रहा है तो उसका नियरेस्ट रीज़न, मतलब मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये लॉस हुआ, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। If the proximate cause is one which is insured against, the insurance company is bound to pay compensation and vice versa. देखिए, अभी वो जो रीज़न हमने ढूंढा वो इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। घर का इंश्योरेंस हमने लिया था अगेंस्ट रिस्क ऑफ थेफ्ट कि भाई चोरी हो सकती है, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सा रीज़न लिखा होगा? थेफ्ट लिखा होगा, चोरी का लिखा होगा। नाउ देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस, चोरी हुई, एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय द थीव्स। क्या हुआ? चोर आए, चोरी हुई, एंड उन्होंने भागने से पहले क्या किया? आग लगा दी घर में। नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस। अभी जो नुकसान हुआ उसके दो रीज़न है, थेफ्ट एंड फायर, चोरी भी हुई और फायर भी हुई। एंड नाउ द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर।
देखिए दोनों चीज़ें हुई, चोर ने आग लगाई और भाग गए बराबर है, लेकिन वो घर डैमेज हुआ, वो क्यों हुआ? एक्चुअल में फायर हुई, इसी के लिए हुआ, फायर की वजह से। As the house was insured against theft and not by fire, the insured will not get any compensation from the insurance company for loss by fire. अब हमने जो पॉलिसी लिया हुआ था वो तो हमने अगेंस्ट थेफ्ट लिया था, फायर के लिए तो लिया ही नहीं था, तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट नहीं करेगी। नाउ बट ही विल गेट द कॉम्पेंसेशन प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय थेफ्ट। जितना पार्ट थेफ्ट के अगेंस्ट आएगा, चोरी हो गई है जो भी सामान, उसके अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, लेकिन फायर से जो चीज़ें डैमेज हुई है उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या बताता है कि अगर मोर देन वन रीज़न से लॉस हो रहा है तो जो भी नियरेस्ट कॉज है, नियरेस्ट रीज़न है उस लॉस का, वो ढूंढा जाएगा, और वो लॉस अगर पॉलिसी में कवर किया है, वो रीज़न अगर पॉलिसी में कवर किया है तो ही इंश्योरेंस कंपनी लायबल है पेमेंट करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इंश्योरेंस के लिए। ये सारे ही प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इंश्योरेंस देख लिया है, इंश्योरेंस का मीनिंग हो गया, कुछ टर्म्स देखे हमने, प्रिंसिपल्स भी हमने देख लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। तो अब ये जो इंश्योरेंस है सारे ही, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, पर्सन की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया जाएगा, ताकि अब यहाँ पे क्या होगा, पर्सन की लाइफ के लिए जो इंश्योरेंस लिया जा रहा है, अब उसमें कुछ पीरियड स्पेसिफाई होगा, 20 साल के लिए है या 25 साल के लिए है या 30 साल के लिए है। तो वो जो पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर को, और अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो वो पैसे मिल जाएंगे उनके नॉमिनीज को या फैमिली मेम्बर्स को। वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। चलिए मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। लाइफ इंश्योरेंस, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन insurer and insured whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on expiry of certain period or on the death whichever is earlier for consideration। लाइफ इंश्योरेंस केस के अंदर क्या होने वाला है, पर्सन की डेथ पहले हो गई तो उस टाइम पैसे मिल जाएंगे, या तो फिर पर्सन की डेथ नहीं हुई है तो आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड पैसे नॉमिनीज को, उस पॉलिसी होल्डर को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, और कॉम्पेंसेशन कैसा होगा, फिक्स होगा। अदर पॉलिसीज में कैसा होता है, जो लॉस हुआ होता है, एक्चुअल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है या गुड्स डैमेज हुआ है तो उतने ही पैसे मिलेंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट फिक्स किया गया है वो कॉम्पेंसेट किया जाएगा, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। अब इस लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ होती है। अब वो क्या क्या होती है हम एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है होल लाइफ पॉलिसी। देखिए, पर्सन क्या करेगा, होल लाइफ पॉलिसी मतलब वो जिंदा है तब तक की वो पॉलिसी ले लेगा, दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी, और आफ्टर उसकी डेथ पैसे मिल जाएंगे उसके नॉमिनीज़ को, तो वो हो जाएगा होल लाइफ पॉलिसी। बहुत सिंपल है ये। Under this policy, whole life of person is insured. The insured cannot receive money from insurance company till he is alive. अब होल लाइफ का पॉलिसी लिया है मतलब वो पर्सन जिंदा है तब तक वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं ले सकता। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो। प्रीमियम कैसा होगा, लो होगा थोड़ा। द मनी बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और लीगल हायर ऑफ द डिसीज पॉलिसी होल्डर। अब वो पर्सन की जब डेथ हो जाएगी तब कॉम्पेंसेट किया जाएगा। किसे किया जाएगा, उसने नॉमिनी में जिसका भी नाम लिखा है उसे किया जाएगा, या तो फिर उसके जो लीगल हायर्स है मतलब उसके जो वारिसदार है लीगली, उनको पैसे मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन।
तो ये होगा होल लाइफ पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, यहाँ पे पीरियड स्पेसिफिक होगा, फिक्स पीरियड के लिए कुछ लिया जाएगा, जैसे 20 साल, 25 साल, 15 साल, ठीक है, उतने टाइम के लिए ये पॉलिसी ली जाएगी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड अगर वो पर्सन जिंदा है तो पॉलिसी होल्डर को पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो फिर उनके नॉमिनी या लीगल हायर्स को पैसे मिल जाते हैं। तो इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी। द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विथ बोनस इज गिवन on the death of the insured to the dependents or on the expiry of the specific period to the insured। बहुत सिंपल रहेगा, ये भी फिक्स पीरियड के लिए ये पॉलिसी लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट पीरियड उस पर्सन को पैसे मिलेंगे, या तो वो पर्सन जिंदा नहीं है तो उनके नॉमिनीज को मिल जाएंगे। चलिए नाउ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हम पढ़ेंगे सेम इसके जैसे ये भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लोवेस्ट प्रीमियम। ये खाली यहाँ पे डिफरेंस होगा कि इसका प्रीमियम बहुत लो रहेगा, लोवेस्ट रहेगा अमंग ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। Now, in case of untimely death, the dependents will receive the benefit amount specified in the term life insurance agreement. Of course, डेथ हो जाएगी उस टाइम पे उसके नॉमिनीज को या लीगल हायर्स को या डिपेंडेंट्स को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी डेथ नहीं हुई तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद पॉलिसी होल्डर को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये पॉलिसी लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत कम रहता है, लोवेस्ट प्रीमियम आएगा यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस के अंदर। चलिए ये थर्ड हमने देख लिया पॉलिसी टाइप्स ऑफ पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ना फोर्थ वन इज एन्युइटी पॉलिसी। चलिए ना एन्युइटी पॉलिसी क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इंश्योर्ड क्या करेगा, देखिए द इंश्योर्ड हैज़ टू पे द प्रीमियम इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंश्योर्ड क्या करेगा, अभी ही सारे पैसे दे देगा या कुछ इंस्टॉलमेंट्स में देगा, कुछ पीरियड तक, कुछ सालों तक वो पैसे भरते रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब उस पर्सन का रिटायरमेंट टाइम आ जाता है, उसकी वो एज हो जाती है, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसे पैसे देती जाएगी। जैसे कि पेंशन कैसे मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, वैसे उस पर्सन को उस पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद उसको मंथली वो पैसे मिलते जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि उस पर्सन को इन फ्यूचर जब भी एज हो जाएगी, जब वो काम नहीं कर पा रहा है, तभी उसको पैसे मिलते रहेंगे। दैट इज़ एन्युइटी प्लान। तो द इंश्योर्ड हैज़ टू पे प्रीमियम इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट ऑनवर्ड्स, आइदर फॉर लाइफ और फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज़ लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम। जैसे पेंशन पेमेंट स्कीम रहता है जहाँ पे इंसान को पेंशन मिलते रहता है, सेम वैसे यहाँ पे क्या होगा, उस पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पीरियडिकली स्पेसिफिक सम, पीरियडिकली कुछ पैसे फिक्स सम ऑफ मनी देती रहेगी एज अ पेंशन, ठीक है। वो हो जाएगा एन्युइटी पॉलिसी, मतलब ये पॉलिसी फ्यूचर के लिए लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी। अब ये मनी बैक पॉलिसी क्या होगा, यहाँ पे भी स्पेसिफिक पीरियड होगा, कुछ सालों के लिए ये पॉलिसीज़ ली जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड पे पैसे मिलेंगे, पॉलिसी होल्डर को वापस मिलते जाएंगे। दैट इज़ मनी बैक पॉलिसी। तो मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of death of the insured to the dependents of the insured। इसका मतलब क्या, मनी बैक पॉलिसी में क्या होगा, जब पर्सन की डेथ होगी या तो फिर जितने भी टर्म के लिए
पॉलिसी ली गई है, 25 साल है या 30 साल है, तब तो पैसे मिलने ही वाले हैं, फुल सम अश्योर्ड, जितने भी पॉलिसी का अमाउंट है पूरा ही मिलने वाला है। लेकिन ड्यूरिंग दैट पॉलिसी पीरियड बीच बीच में भी कुछ कुछ टाइम पे पॉलिसी होल्डर को पैसे मिलते रहेंगे। नाउ जनरली द मनी बैक पॉलिसीज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स। देखिए 12 साल के लिए मिलती है, 15 साल के लिए, 20 साल या 25 साल। ठीक है, नॉर्मली इतने टर्म के लिए ये पॉलिसी मिलती रहती है, इतने पीरियड्स के लिए मिलती है, 12 साल, 15 साल, 20 ईयर्स या 25 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा मनी बैक पॉलिसी। अब चाइल्ड इंश्योरेंस, बच्चे के लिए रहता है चाइल्ड इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होगा, बच्चा जब बॉर्न होता है नॉर्मली तभी लोग ले लेते हैं, तो इस पॉलिसी में क्या होगा, बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पॉलिसी ली जाएगी और कुछ सालों बाद, जैसे कि 20 साल की पॉलिसी है या 25 ईयर्स की पॉलिसी है, तो उसके बाद क्या होगा, मेच्योरिटी डेट पे पैसे आ जाएंगे एक साथ। तो उस पैसे का यूज़ करके वो जो भी चाइल्ड है बड़ा हो गया है वो उसका पैसे को करियर में यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है चाइल्ड इंश्योरेंस। A child insurance policy is a saving cum investment plan that is designed to meet child's future financial need. A child insurance policy allows kids to live their dreams. जब भी बच्चे बड़े होते हैं उस टाइम पे जब भी उनको उनका करियर बनाना है, स्टडीज़, हायर स्टडीज़ पे जाना है, तो उस टाइम पे जो फाइनेंशियल नीड होती है वो इस पॉलिसी के ज़रिए पूरी हो जाती है, क्योंकि उसी टाइम पे इस पॉलिसी का मेच्योरिटी अमाउंट आ जाता है। नाउ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू द एडवांटेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग in the children's plan right from the time the child is born, and the provisions to withdraw the saving once the child reaches adulthood. Some child insurance policies allow intermediate withdrawal at certain intervals. कुछ कुछ child insurance policies में ऐसे भी benefit है कि बीच में कोई कोई पीरियड में आप विड्रॉ भी कुछ अमाउंट कर सकते हैं, वो भी एडवांटेज मिलता है। तो ये हो गया चाइल्ड इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लान। अब आगे हमने एन्युइटी प्लान में देखा था कि उसमें क्या था, जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे वो आफ्टर रिटायरमेंट एज क्या हो रहा था, पर्सन को मिल रहे थे, स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक अमाउंट मिल रहा था, जैसे पेंशन मिल रहा हो। अब इस पॉलिसी में क्या होने वाला है, रिटायरमेंट प्लान में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो जो पैसे थे उसे कहीं पे इन्वेस्ट करेगी और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पर्सन को पैसे मिलेंगे। जैसे रिटायरमेंट की एज हो गई किसी पर्सन की 60 ईयर्स, उसने ये रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है और लमसम में उसने प्रीमियम भर दिया है। अब उसकी एज हो गई 60 ईयर, वो पर्सन अभी रिटायर हो गया है, तो अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो जो उसके पैसे थे वो किसी प्लान में इन्वेस्ट कर देगी। अब उस इन्वेस्टमेंट में से जो इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो इस पर्सन को मिलता जाएगा रेगुलरली एज अ पेंशन, मतलब उसकी इनकम हो जाएगी मंथली या क्वार्टरली या वट जो भी टाइम लिखा है एज पर दैट। नाउ अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स इंश्योर्ड एन इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। नाउ ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस का मतलब जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। मान लो अभी कोई इंसान 30 साल का है और उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 20 लाख इन्वेस्ट किए उसने, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, वो जो पैसे थे कॉर्पस, वो जो इन्वेस्टमेंट था वो कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर देगी। नाउ ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम विच इज़ रिफर्ड टू एज पेंशन और एन्युइटी। कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और वहाँ से इस पर्सन को पेंशन या एन्युइटी मिलता रहेगा रेगुलरली, दैट इज़ रिटायरमेंट प्लान। नाउ नेक्स्ट इज यूलिप पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलेगा, जिस भी पर्सन ने ये पॉलिसी लिया है इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलेगा प्लस इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। देखिए यूलिप पॉलिसीज आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड।
अब वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कहाँ पे मिलने वाला है? म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर ये हम पॉलिसीज़ लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, साथ में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाएगा। दोनों के बेनिफिट इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे यूलिप पॉलिसी। चलिए, यहाँ पे हमने सारे पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है मरीन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया लाइफ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्या क्या किस किस टाइप की पॉलिसीज़ होती है, हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंश्योरेंस टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।